नमस्कार, मनी 9 पर आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। आप देख रहे हैं हेलो मनी 9 मेरा सवाल है। आज बुधवार का दिन है। बैंक निफ्टी की वायदा बाजार की वीकली एक्सपायरी का दिन होता है, लेकिन बैंक निफ्टी के बजाय निफ्टी ज़्यादा फोकस में है, और इसलिए क्योंकि निफ्टी ने आज नया रिकॉर्ड हाई टच कर दिया है। जी हां, 1 अगस्त को 25,078 का लेवल निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई के तौर पे छुआ था, लेकिन आज के सेशन की अगर आप बात करें तो निफ्टी ने उस लेवल को भी पार कर लिया। इनफैक्ट निफ्टी ने आज 25,100 का जो लेवल है उसको भी पार किया है। जो रिकॉर्ड हाई लेवल छुआ गया है 25,114.05, ये नया रिकॉर्ड हाई लेवल है जो कि निफ्टी ने छुआ है। तो अब निफ्टी में यहां से और कितनी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि 1 अगस्त के बाद से बाजार जो एक रेंज में फंसा हुआ था, वो जो रेंज से बाहर निकला है बाजार, यहां से कितनी अपसाइड बाजार में आ सकती है, इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। किन सेक्टर्स, किन शेयरों में ज्यादा एक्शन बनता हुआ दिखेगा, कहां पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्या दिग्गजों के मुकाबले छोटे मझोले शेयरों पे ज्यादा कमाई होती हुई नजर आएगी, प्राइमरी मार्केट में किस तरह का एक्शन हो रहा है ये भी आपको बताएंगे। कुछ बजिंग स्टॉक्स की चर्चा भी करेंगे, और हमारे जो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे जो चुन कर वो हमारे लिए स्टॉक लेकर आए हैं वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। चलिए तो फिर जुड़ लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से जो आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कोलकाता से हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट संतोष सिंह जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सर, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। Thank you, Sandeep ji. Good afternoon to you and your viewers. Thank you for having me on your show. सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। मार्केट में हम नया रिकॉर्ड हाई देख रहे हैं। 1 अगस्त के बाद फिर से जो नई ऊंचाई है वहां पर बाजार पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो छोटे मझोले स्टॉक्स में तो मोमेंटम काफी ज्यादा था, आज दिग्गज भी उसमें पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज का जो नया रिकॉर्ड हाई बना है 25,100 का जो लेवल पार हुआ है, अब यहां से किस तरह का रुझान देखने को मिलेगा, क्या नए लेवल्स पर हम जाते हुए नजर आएंगे? देखिए, नए लेवल पर डेफिनेटली मार्केट चला गया है, लेकिन सेक्टर अर्निंग्स काफ़ी देखी जा रही है। और इस सेक्टर में आप देखें, आज जो मुख्य योगदान है उसमें आईटी का ज़्यादा रहा है। जैसा कि आप ओपनिंग कमेंट्री में बोले थे कि आज बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, लेकिन वहाँ पर मूवमेंट वैसे नहीं दिख रहे हैं। आईटी डेफिनेटली जो है उसमें एक लाइमलाइट में है, क्योंकि जब से जो है पावल ने ये बताया है कि वहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम होंगे, तो वहाँ पर अगर कंपनियों के कैश फ्लो बढ़ते हैं तो हो सकता है कि जो आईटी में जो भी एक्सपेंशन हो उनका, या फिर नई तरह से सुविधाएं लें, प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं कंपनियों को। तो इस सारी चीज़ों की जो है कवायद की जा रही है कि यूएस में आने वाले दिनों में चीज़ें ठीक होंगी, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो आईटी कंपनियों और आईटी की बड़ी कंपनियों पे ज़्यादा होगा। तो और उसके नतीजन हम देख रहे हैं कि यहाँ के मार्केट में काफ़ी तेज़ी है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी देखें तो उस लिहाज से तेज़ नहीं है। तो सेक्टरल रोटेशंस के थ्रू आपको देखना होगा कि मार्केट चल रहा है ऊपर की तरफ। आज भी जबकि हम नई ऊंचाई पर हैं संदीप जी, मार्केट की स्ट्रेंथ को अगर आप देखेंगे तो वो 50-50 के आसपास खड़ा है। इवन अभी हम जब बात कर रहे हैं तो डिक्लाइनिंग अब दिख रहा है कि थोड़ा सा 1-2 शेयर ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि एडवांस 1285 और डिक्लाइन 1291 हैं। तो ओवरऑल मार्केट में वो स्ट्रेंथ नहीं है जो कि एक नए हाई पे जाने के बाद होनी चाहिए। इसका मतलब है कि पॉकेट्स जो है वो काफ़ी लिमिटेड है जहाँ पर गेन हो रहा है, और वो चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ऑल इज नॉट दैट विल एट न्यू हाई, जो कि जनरली होना चाहिए था, जो कि अच्छा होता है आने वाले टाइम पे। तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन जो है वो है, और वो भी दैट टू ऑन आईटी साइड। तो आईटी का कंसंट्रेशन है, आईटी में जो तेजी है वो बाजार को कहीं ना कहीं तेजी की ओर लेके गई, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम जो है मार्केट का वो इतना स्ट्रांग नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन आप देखें, जैसे आप सर मेंशन कर भी रहे थे, 1250 शेयर ऐसे हैं जो कि चढ़ रहे हैं, उतने ही शेयरों में आपको गिरावट भी नजर आएगी। तो ब्रॉडर मार्केट में यानी कि छोटे मझोले शेयरों में उतना यूफोरिया नहीं देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करेंगे, जितनी तेजी के साथ वहां पे दिन के दौरान कारोबार हो रहा था, वहां से हायर लेवल से मतलब करेक्शन ही देखने को मिला है, थोड़े से हल्के होते हुए नजर आए, चाहे आप बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें या फिर निफ्टी मिड 100 की बात करें, जिसे हम मिड कैप इंडेक्स के तौर पे भी जानते हैं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी में तो कमजोरी है, आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, 62 अंकों के आसपास की कमजोरी यहाँ देखने को मिल रही है, और ऑन द फ्लिप साइड 25,100 के ऊपर निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 80 अंकों के आसपास का फिलहाल उछाल देखने को मिल रहा है। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो 9311211874 हमारा नंबर नोट कर लीजिए। स्क्रीन के ऊपर आपको फ्लैश होता हुआ नजर आ भी रहा है, आपके सामने आ चुका है। आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, अलग अलग माध्यम से आप चाहें तो अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं।
सकते हैं। और यूट्यूब पर बहुत सारे दर्शक हैं जिनको सवाल हमें मिलना शुरू हो भी चुके हैं। एक एक करके क्रम वाइज मैं वो सारे सवाल लेने की कोशिश करता हूँ। चलिए वो सिलसिला शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे एक दर्शक हैं साबिहा सैयद, उन्होंने अपना सवाल हमारे साथ शेयर किया है। उन्होंने अपना सवाल पूछा है, कह रही हैं संदीप सर गुड आफ्टरनून सर, अदानी पावर में एवरेज कर सकते हैं, किस लेवल में बाइंग किस लेवल पर कर सकते हैं? मेरी बाइंग 845 रुपये पर है। और दूसरा नाम है जियो फाइनेंस, होल्ड करें या सेल करें? 348 पर बाय किए हैं। और IRB इंफ्रा का भी बता दें, 69 रुपीज़ की बाइंग है। तो 3 सवाल उन्होंने एक ही साथ पूछ लिए हैं। सर सबसे पहले अदानी पावर, जिसमें बांग्लादेश को लेकर जो खबरें हैं, माना जा रहा है कि इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। जो निवेश इन्होंने किया हुआ है वहाँ पे, अपने जो पावर प्लांट सेटअप किया है, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। 650 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सर क्या इसमें एवरेज कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना बाइंग प्राइस 845 रुपये का बताया स्टॉक में। थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि अभी तक जो है अब देखें कि चीज़ें जो है नॉर्मलाइज नहीं हुई हैं बांग्लादेश में। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे नॉर्मलाइज होगा और प्राइसेस भी कुछ करेक्ट हो रहे हैं। अब जहाँ पर दिख रहा है कि सपोर्ट लेवल्स है वो 600 से लेकर 550 के आसपास है। तो उस लेवल पर अगर आए तो डेफिनेटली वहाँ पर थोड़ी जो है एवरेज आउट किया जा सकता है इस स्टॉक को। ओके दूसरा नाम इन्होंने जियो फाइनेंशियल का बोला है। तो जियो फाइनेंशियल के लिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हम बजिंग में इस स्टॉक को एड्रेस करेंगे, इसको कवर कर भी रहे हैं क्योंकि इसमें न्यूज़ फ्लो भी है आज। और तीसरा नाम है सर IRB इंफ्रा का। IRB इंफ्रा में सर इन्होंने बोला है 69 रुपीज़ की इनकी बाइंग है। तो इस शेयर में वैसे तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट रहता है। 66 के आसपास ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो इनको 2-2.5 या 3 रुपये के आसपास का फिलहाल नुकसान हो रहा है। क्या इसमें एवरेजिंग कर सकते हैं? देखिए, इसमें भी थोड़ा सा महंगा स्टॉक दिखता है जो, लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो काफ़ी है। थोड़ा महंगा है स्टॉक। अगर इनको बाइंग करना है, मुझे लगता है कि 60 से 55 के बीच में काफ़ी अच्छा लेवल होगा जहां पर कि वो एवरेज आउट कर सकते हैं। चलिए तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अभी ये शेयर भी थोड़ा महंगा नज़र आ रहा है, तो थोड़ा करेक्शन होने दीजिए। नीचे के लेवल्स पे अगर आपको मिलता है तो वहाँ पे अगर आप एंटर करती हैं या एवरेज करती हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। जियो फाइनेंशियल की जहाँ तक बात है तो बजिंग स्टॉक हमारा जो खास सेगमेंट है, थोड़ी देर में आपके सामने लेकर आएंगे, वहाँ पर स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए अब चलते हैं रिम्पी मिश्रा जी के सवाल की तरफ। उन्होंने बोला है, मेरे पास 490 के मूल्य पर सिरमा SGS के 110 शेयर हैं, क्या मुझे इन्हें जमा करना चाहिए? जमा करने का मतलब शायद कह रही हैं कि शायद और ऐड करना चाहिए इसमें। तो सिरमा SGS इन्होंने 490 रुपये के दाम पर लिया है, अभी 440 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या राय होगी सर? 50 रुपये के आसपास का लॉस हो रहा है इनको। देखिए, जिस तरह से कंपनी के मैनेजमेंट जो है काफ़ी कह रहे हैं कि बुलिश हैं अबाउट द कंपनीज गोइंग फॉरवर्ड, और कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर 40% की ग्रोथ होगी। देखें, और मुझे लगता है कि स्टॉक में इस जगह पे थोड़ा सा डेफिनेटली इनको लेना चाहिए, सोचना चाहिए। लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स उम्मीद से बेहतर नहीं रहे, जिसके कारण कि स्टॉक प्राइस में पिटाई देखी गई। लेकिन आने वाले टाइम पे जिस तरह से ये कंपनियां हैं जो EMS स्पेस में हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज जिसे कहते हैं, और कंपनी उसमें OEMs को जो है सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। और मुझे लगता है कि इसमें एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली हो सकती है। बट लेकिन आपका होल्डिंग पीरियड थोड़ा लंबा हो सकता है। डिस्क्लोजर ये हमारे पास शेयर है। ओके ठीक है, तो इन लेवल्स पे आप इसमें खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि पहली तिमाही के जो नतीजे आए थे वो इतने अच्छे नहीं रहते, जिस वजह से शेयर की पिटाई हुई है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए इस पूरे स्पेस में प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी साउंड नज़र आ रहे हैं। विनय इस बीच गाजियाबाद से हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार संदीप जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बहुत बढ़िया सर। सर मेरे पास केएनआर कंस्ट्रक्शन है 359 पे। कितने शेयर बोला आपने? क्वांटिटी कितनी बताई? 259। 259 ओके। बाइंग प्राइस है अच्छा, 359 का एवरेज। 259 का आपका एवरेज प्राइस है। 359 359। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, 365 रुपये आप बोल रहे हैं, राइट? सर 359 पे खरीदा है। 359 पे खरीदा है, ठीक है, ओके। हाँ जी, 259। 259 अच्छा आपके पास हाँ शेयर्स हैं जी, और हाँ 359 पे आपने खरीदा है, ठीक है सर, हाँ जी सर। ओके। बताइए तो क्या जानना चाहते हैं? इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म का जानना था सर मुझे, क्या इसका भविष्य है? ठीक है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के बारे में आप जानना चाहते हैं सर। इन्होंने 359 रुपये पे खरीदा है, 259 इनकी क्वांटिटी है।
9 नंबर के साथ कुछ कनेक्शन है। आज शेयर चल रहा है 336 337 रुपये के आसपास, तो इनको 20 रुपये पर शेयर के आसपास का जो लॉस है वो होता हुआ नजर आ रहा है। क्या राय होगी सर केएनआर कंस्ट्रक्शन के बारे में? मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू है इनका। देखिए, मुझे लगता है कि होल्ड कर लें और थोड़ा और सब्सटैंशियल कुछ करेक्शन होने से इसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं। 300 रुपये के आसपास अगर मिले तो कंपनी के भाव में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई थी जब से चंद्रबाबू नायडू की सरकार आई थी, क्योंकि उसी जगह पे लोकेटेड हैं, ये साउथ की कंपनी है। और उसके कारण सारे शेयर्स में जो कि हैदराबाद के आसपास जो है जितनी भी कंपनियां थी उसमें काफ़ी दाम की हमने बढ़ोतरी देखी। और सिमिलरली इसमें देखा गया था, शायद उस समय लिया हो इन्होंने, लेकिन कंपनी अच्छी है। करंट मार्केट प्राइस पर भी अगर हम देखें तो 12 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे है। पीवी एबिटा 8.14 है, जो कि काफ़ी कंफर्ट देता है और काफ़ी अच्छी है कंपनी। अगर इनके रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखेंगे तो काफ़ी सुपीरियर हैं इनके पूरे क्षेत्र में। मुझे लगता है कि इस कंपनी और लाइटर है, बहुत ज़्यादा अब डेट भी नहीं है। 9,480 करोड़ के करीब मार्केट कैप है और 1,260 करोड़ के आसपास की डेट है कंपनी पे। तो सारी पैरामीटर्स अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, तो मुझे लगता है कि नीचे थोड़ी और गिरावट हो तो ऐड भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो इस शेयर को आप होल्ड कीजिए और नीचे में अगर मिलता है 300 रुपये के आसपास अगर कोई फॉल आ जाता है तो वहाँ पे आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं। कंपनी बहुत ही अच्छा है, फंडामेंटली बहुत ही साउंड कंपनी है ये। शशि पांडे जी इन्होंने अपना सवाल हमारे यूट्यूब पेज पर शेयर किया है। सर प्लीज़ रिप्लाई। सर मेरा सवाल कभी नहीं लिया जाता है। सर आज वो दिन आ गया, आपका सवाल हम ले रहे हैं। सर मेरा सवाल पीटीसी इंडिया और इंजीनियर्स इंडिया से रिलेटेड है। सर मैं दोनों शेयर्स में से किस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूं, ये इनका सवाल है। यानी कि इनके सवाल से जो मुझे समझ आए, दोनों शेयरों को होल्ड करते हैं और पूछना चाह रहे हैं कि लंबी अवधि के लिए अगर दोनों में से किसी एक को रखना है तो कौन सा वो शेयर होगा। पीटीसी इंडस्ट्रीज तो सर काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू वाला स्टॉक है। अगर प्राइस पॉइंट अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 14,900 रुपये का प्राइस है इसका। और दूसरा जो नाम इन्होंने बोला है वो इंजीनियर्स इंडिया का है, जिसे हम EIL के नाम से भी जानते हैं। तो इंजीनियर्स इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो वो 227 रुपये के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। आज भी करीब 6% के आसपास का अपमूव है। तो पीटीसी इंडस्ट्रीज और इंजीनियर्स इंडिया, इन दोनों में से कौन सा नाम है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है? तो सबसे पहली चीज अब देखिए, मुझे आपने पहले जब स्पेल किया था तो पीटीसी इंडिया आपने बताया था, लेकिन पीटीसी इंडिया एक कंपनी है, वो भी लिस्टेड है। और एक अच्छा पीटीसी ठीक है, इंडस्ट्रीज माई है। मिस्टेक सर। ठीक है, आप सही कह रहे हैं सर, पीटीसी इंडिया ही इन्होंने लिखा है, मैंने पीटीसी इंडस्ट्रीज पढ़ लिया उसको। पीटीसी इंडिया तो ये तो फिर सरकारी कंपनी होगी दोनों सर ये। हाँ जी, हाँ, ये दोनों सरकारी कंपनी है और दोनों के भाव भी एकदम आसपास मिलते जुलते हैं। तो और देखिए, एक जो है वो पावर ट्रेडिंग है और दूसरी जो है इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी, जो कि ऑयल एंड गैस सेगमेंट में देते हैं। एक कंसल्टेंसी में है और एक ट्रेडिंग में है। तो मुझे लगता है कि दोनों में अगर वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो पीटीसी इंडिया लिमिटेड ज़्यादा अच्छी दिखती है। और आने वाले टाइम पे जिस तरह से पावर डिमांड रहेगी और बढ़ने वाली है, तो उसमें मुझे लगता है कि प्रोस्पेक्ट पीटीसी इंडिया के ज़्यादा लगते हैं मुझे। ओके, तो पीटीसी इंडिया ज़्यादा बेटर है इंजीनियर्स इंडिया के कंपैरिजन में। हालांकि दोनों कंपनियां सरकारी कंपनियां हैं, PSU नेम है और दोनों के प्राइस पॉइंट भी ऑलमोस्ट बराबर हैं, लेकिन पीटीसी इंडिया के प्रॉस्पेक्ट फिलहाल ज़्यादा बेटर नज़र आते हैं। सैनी सरोज बाला के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई है, हमारे दर्शक हैं, इन्होंने अपना यूट्यूब पेज पे अपना सवाल हमारे साथ शेयर किया है। मेरे पास हिंदुस्तान जिंक के शेयर हैं 680 रुपये के भाव पर और शिपिंग कॉरपोरेशन के 45 शेयर 350 के रेट पर हैं, क्या करें सर? दोनों शेयर सर, हिंदुस्तान जिंक में तो अभी हमने OFS भी होता हुआ देखा है। OFS के बाद इस शेयर की जो जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ था OFS का, तो काफ़ी बड़ी पिटाई इस स्टॉक की देखने को मिली थी। अभी थोड़ा सा रिकवर होकर 512 रुपये के आसपास आ गया। एक समय ये 500 रुपये के नीचे भी फिसल गया था। और जो हमारे दर्शक हैं उनका जो सवाल है, उनका जो प्राइस पॉइंट है वो 680 रुपये का है, यानी कि जिस भाव पर उन्होंने लिया है वहाँ से 170 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए सर इनको? तो देखिए, मतलब कह लें कि वेदांता ग्रुप की जो कंपनी है मैं प्रायः उससे दूर रहता हूँ, बट ये कंपनी काफ़ी अच्छी है क्योंकि कैश फ्लो इस कंपनी के काफ़ी बढ़िया हैं। दूसरी चीज़ अगर आप देखें संदीप जी, OFS के ठीक पहले कंपनी के स्टॉक प्राइस 300 पर ट्रेड हुआ करते थे और अचानक से उसमें बहुत बड़ी तेजी आई, 700 के ऊपर आया। बाद में ये समझ में आया कि कंपनी में OFS आ रहा है। OFS के लिए प्राइस को 300 से काफ़ी बढ़ गया प्राइस मार्केट में, या तो इनसाइडर को पता होगा या कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, ऐसा मैं समझ रहा हूँ, जैसा कि मुझे लग रहा है, प्राइस को देख के लग रहा है ऐसा।
ये मेरे एनालिसिस है। तो इसमें प्राय लोग फंस जाते हैं ऐसी चीजों में, क्योंकि प्राइस जब बहुत तेज दौड़ता है तो उसमें अट्रैक्ट्स बायर और अट्रैक्ट्स ऑप्टिमिज्म कहते हैं, क्योंकि राइजिंग प्राइस अट्रैक्ट्स ऑप्टिमिज्म एंड फॉलिंग प्राइस जो है वो अट्रैक्ट्स पेसिमिज्म। और सिमिलर जो है अब उस दायरे में फंस गया है कि नीचे की तरफ आ रहा, बट नेवरदलेस कंपनी जिस तरह से इनके कैश फ्लोज हैं, ये सारी चीजें हैं, मुझे लगता है कि अच्छी है। आपको निचले स्तरों पे थोड़ा और अगर यहाँ से गिरता है, चूंकि मेटल सेक्टर है, सिक्लिकल नेचर होता है, इसको ध्यान रखना चाहिए। बट हाँ, सब्सटैंशियल करेक्शन होने से 15 से 20% अगर और करेक्ट होता है तो वहां पर थोड़ा और ऐड करके फिर से निकलने, क्योंकि एज ए ग्रुप मुझे लगता है कि थोड़ा कहीं ना कहीं कंसर्न मुझे रहता है इस ग्रुप में। तो मैं तो एकदम दूर रहता हूँ ऐसे स्टॉक से। तो 680 रुपये का प्राइस आ जाएगा सर इनका, जो एंट्री प्राइस है? देखिए, गिवन द काइंड ऑफ कह लें कि जो इनके नंबर्स हैं और आने वाले टाइम पे अगर इंटरेस्ट रेट, जैसा कि जेरोम पावेल जो कि फेड चेयरमैन है, उन्होंने कहा है कि इससे जो है गिरेंगे इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट अगर गिरते हैं पूरी दुनिया में, इसका मतलब है कि कैश फ्लो टू द कंपनीज बढ़ता है, जीडीपी में कहीं ना कहीं एक फिलअप आने की बात होती है, और उस समय मेटल जो है वो काफ़ी इम्पैक्ट, आईटी एंड मेटल जो कि डायरेक्ट इम्पैक्ट होते हैं, ये दो सेक्टर हैं। तो मुझे लग रहा है कि मेटल भी होने चाहिए, बट मे बी एट ए स्टेगर्ड लेवल, धीरे धीरे हो। लेकिन मेटल लाइमलाइट में रहते हैं इंटरेस्ट रेट, फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज में। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट गिरेंगे तो इसका फायदा इनमें देखने को मिलेगा, बाउंस आएगा तो इसमें से आप निकलने की कोशिश कीजिए हिंदुस्तान जिंक में। दूसरा नाम सर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है, एससीआई का। इन्होंने 45 शेयर ले रखे हैं 350 रुपये के भाव पर, और शेयर ट्रेड कर रहा है 272 रुपये के आसपास। इस शेयर का जो 52 वीक हाई है वो 384 के आसपास है। तो वहाँ से जब गिरना शुरू हुआ था शायद इन्होंने 350 के आसपास थोड़े फॉल में लिया, लेकिन वहाँ से और भी ज़्यादा गिर गया है, 272 रुपये के आसपास आ गया। इनका प्राइस है 350 रुपये का। क्या करेंगे? देखिए, जो 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 साइकोलॉजी है इन्वेस्टर की, मुझे लगता है कि ये जस्ट वही है कि राइजिंग प्राइसेस में ये जाकर एंटर किए हैं, काफी मोमेंटम तेज था उस समय, जाकर एंटर किए हैं, और उसके बाद मोमेंटम जैसे ही डाई डाउन हुआ है, दोनों स्टॉक में सिमिलर काइंड ऑफ जो है बिहेवियरल पैटर्न दिख रहा है। तो सबसे पहली चीज कि इस जो है इसको थोड़ा कोर्स करेक्शन करें, इस तरह के बिहेवियर पे, दौड़ती हुई चीजों पर जाने से यही जोखिम होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप अगर लेना भी है तो आप 10-15% लें, रुक जाएं, ताकि जो है आपको बहुत ज़्यादा वेल्थ पे इरोजन ना हो। सिमिलरली ये देखें, अगर ये कंपनी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया में दो ही, मुझे जहाँ तक ध्यान, 2 या 3 लिस्टेड कंपनीज हैं शिपिंग में, जो कि शिप ओन करती हैं। जो है सरकारी में शिपिंग कॉर्पोरेशन, और प्राइवेट में अगर आप देखें जी शिपिंग काफ़ी बेहतर प्रॉस्पेक्ट हैं अगर दोनों को कंपेयर करें तो। इस कंपनी में भी वैल्यूएशन काफ़ी अभी रीजनेबल है, जिस तरह से इनकी अर्निंग्स हुई है लॉजिस्टिक में, जैसे कि आवागमन ज़्यादा बढ़ा है उसके कारण अभी भी रीजनेबल मुझे लगता है। तो थोड़ा सा और भी करेक्शन हो तो थोड़ा ऐड कर सकते हैं इस स्टॉक को। ओके, तो करेक्शन में ऐड कर सकते हैं, और जी शिपिंग को भी देख सकते हैं जो कि इसी स्पेस में ही ऑपरेट करती है। चलिए अब चलते हैं वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल चलते हैं। हमारे साथ अनंत सरकार जी फोन लाइन पे मौजूद हैं। अनंत जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप लोगों के बड़े से। अरे हम तो बिल्कुल सही है सर, थोड़ा कोलकाता में थोड़ी स्थिति नाजुक बनी हुई है, तो उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल की थोड़ी स्थिति ऐसी है। आप कहाँ से बोल रहे हैं वेस्ट बंगाल से? वेस्ट बंगाल कोलकाता से ही बोल रहा हूँ। अच्छा, जी, कोलकाता से हमारे साथ संतोष सिंह जी भी बैठे हुए हैं, तो उस लिहाज से वहाँ पे स्थिति अब काबू में है, ठीक है सब? कोई ऐसी दिक्कत की बात तो नहीं? आप सेफ हैं, आपके परिजन सब सेफ हैं? हाँ हाँ, इधर कुछ नहीं हो रहा, मैं कोलकाता से थोड़ा दूर हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है। तो आपका पोर्टफोलियो भी सेफ है? पोर्टफोलियो में किस तरह के हाल हैं? पोर्टफोलियो में जायडस में क्या करूँ वही पूछ रहा था कि जायडस 1160 में लिया था 100 शेयर। अच्छा, और टोरेंट फार्मा लुपिन में, टोरेंट फार्मा लगभग 2700 में लिया था। ठीक है। और लुपिन उसमें भी 1570 इसके भाव में लिया था, आसपास कोई होगा। लुपिन आपने लिया 1570 में, टोरेंट आपने लिया, टोरेंट फार्मा लिया आपने 2700 में, और जायडस लाइफ आपने लिया 1107 में, 1107। हाँ ठीक है, तो तीनों शेयर आपने किस व्यू के साथ लिए थे? तो थोड़ा मीडियम टर्म व्यू था या लॉन्ग टर्म व्यू था? किस पर्सपेक्टिव से लिए थे आपने?
6 मंथ से 8-9 मंथ। 6 से 8 महीने के नज़रिए से जाइडस में तो फिलहाल एक खबर भी थी, इन्होंने हाल फिलहाल एक एक्विजिशन किया है, तो उसका भी इम्पैक्ट हमने शेयर पे आता हुआ देखा। इनकी दवा को लेकर भी खबर थी, उसकी वजह से भी शेयर लाइमलाइट में था, थोड़ा गिरा था लेकिन अब रिकवर होना शुरू हो गया है। 1132 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सर, हमारे जो दर्शक हैं इन्होंने 1107 रुपये पे लिया है, शेयर 1132 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी ये देखा जाए तो इनको करीब 25 रुपये के आसपास का फ़ायदा हो रहा है। क्या राय देंगे सर, जिनका 6 से 8 महीने का नज़रिया है जाइडस लाइफ पर? ये पहली चीज की मैं आपको डिस्क्लोजर के रूप में बताऊं कि इस जो है पूरे क्षेत्र को मैं ट्रैक नहीं करता हूं, ज़्यादा डीपली ट्रैक नहीं करता हूं, क्योंकि मेरी थोड़ी समझ के बाहर है और मेरी लिमिटेशंस हैं जो कि और मैं फार्मा को एकदम ज़्यादा ट्रैक नहीं करता। मैं केवल आपको जो है टेक्निकल्स पर बता सकता हूं, और मुझे लगता है कि टेक्निकल्स पर ये 1100 रुपये के आसपास का एक सपोर्ट था, और वहीं से जो है गिरावट जो देखी गई 1300 के बाद, वो 1100 के बाद ही बाउंस हमने देखा है। तो पहली चीज, आप स्टॉप लॉस एकदम लगा लें, जो कि 1100 के नीचे अगर क्लोज होता है तो आप जस्ट जो है कम आउट ऑफ द पोजीशंस। ठीक है। और दूसरा नाम भी सर फार्मा स्पेस से ही है, टोरेंट फार्मा। इन्होंने लिया है 2700 रुपये का रेट है, इन्होंने क्वांटिटी नहीं बताई, लेकिन अभी शेयर 3400 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे इनको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, पर शेयर 700 रुपये के आसपास का। क्या करें इस मुनाफे का जो हो रहा है? ठीक है, मुझे लगता है कि अगर ये इसमें राइड द टाइड करने की सलाह दूंगा इसमें क्यों, और इसमें तकरीबन जो है आपको एक स्टॉप लॉस दूंगा जो कि 3340 रुपये के आसपास का होगा। अगर उसके नीचे की क्लोजिंग आती है तो यहाँ से भी क्लोज आउट करें और प्रॉफिट बुक कर लें। ठीक है। और तीसरा नाम सर लुपिन का है, मतलब है इनका पूरा पोर्टफोलियो फार्मा में ही, और लुपिन में भी इनको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। इन्होंने बोला है कि इनको 1570 रुपये इन्होंने एंट्री प्राइस अपनी बताई है, और शेयर अभी चल रहा है 2200 रुपये के ऊपर, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 600 रुपये के आसपास पर शेयर इनको मुनाफा हो रहा है। तो लुपिन में अब आज भी 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है, इसमें क्या राय होगी सर? इसमें भी देखिए, इसमें भी राइट द टाइड करें, होल्ड करें अभी, और तकरीबन जो है 2120-25 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा लें, क्योंकि ये दोनों जो टॉरेंट कह लें या फिर लुपिन कह लें, ये दोनों में हमने देखा कि काफ़ी अच्छी तेज़ी से परसेंट बुल मूव आ रहा है, और इसमें अप ट्रेंड जिसे हम कहते हैं काफ़ी अच्छा है। तो अप ट्रेंड का लाभ लें, बने रहें, और लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें कि कभी भी अगर ट्रेंड रिवर्स होता है तो आपके पोर्टफोलियो को ज़्यादा हिट ना करें, या पोर्टफोलियो में आपकी जो प्रॉफिट आई हुई है वो ना निकल जाए। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि 2120-25 के आसपास जो है एक स्टॉप लॉस जरूर बना लें बाय क्लोजिंग बेसिस। चलिए, तो लुपिन में भी आप बने रहिए, होल्ड करिए, राइड कीजिए टाइड को। ये जो तेज़ी की मूव देखने को मिल रही है उसमें आप इसमें 2120 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहिए, और हो सकता है कि आपका मुनाफा यहाँ से और भी ज़्यादा ऊपर की ओर बढ़ता हुआ नजर आए। पार्थ पटेल जी इस बीच हमारे साथ गांधीनगर गुजरात से फोन लाइन पर कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। पार्थ जी नमस्कार। नमस्ते सर। कैसे हैं सर आप? कैसी स्थिति है गुजरात में? सुना है वहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, काफ़ी जगह काफ़ी नुकसान हुआ है। 4-5 दिन से बहुत बारिश है और रास्ते ब्लॉक है, लेकिन अभी क्लियर हो गया है, कोई इश्यू नहीं। चलिए सही है, तो वापस पटरी पर लौट रही है रोज़मर्रा की ज़िंदगी। आपके पोर्टफोलियो में किस तरह का हाल है सर? कौन से शेयर के बारे में जानना चाहते हैं आप? पोर्टफोलियो बढ़िया चल रहा है सर। अभी मेरे को अंबिका कॉटन के बारे में पूछना है। मैंने लास्ट ईयर लिया था 1660 में 1000 शेयर अंबिका कॉटन, और तब से मैं होल्ड कर रहा हूँ। तो इसका व्यू देखना था और टेक्निकली भी कैसा लग रहा है वो पूछना था सर। आपने लिया था 1660 रुपये में? जी सर। ठीक है, तो अभी 1750 रुपये का रेट चल रहा है, तो आपका व्यू क्या था? एक ही साल का था या फिर आप लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते हैं? नहीं सर, टाइम का कंस्टेंट नहीं था सर। वो इलेक्शन के बाद मैंने सोचा था कि जो रूरल पे फोकस ज्यादा बढ़ेगा तो कॉटन वगैरह में पॉसिबिलिटी रहेगी कि थोड़ा बढ़ेगा। चलिए फेयर इनफ सर, आपने पूरी हाँ आपने रिसर्च करके विद द लॉजिक विद द रीज़न ये लिया है कि ग्रामीण इलाकों के ऊपर फोकस बढ़ेगा तो उससे अंबिका कॉटन जैसी कंपनीज को फ़ायदा होगा। संतोष सर, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? इन्होंने जिस व्यू के साथ लिया था उसका उतना ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ फिर भी 1660 वाला शेयर 1750 रुपये पर आ गया, तो इनको कह सकते हैं कि 90 रुपये के आसपास का पर शेयर मुनाफा हो रहा है, और उनके पास क्वान्टिटी भी अच्छी है 1000 शेयरों की। तो देखिए, अभी हाल फिलहाल में 2000 के आसपास का भाव आया था, क्योंकि अब देखें कि जो बांग्लादेश हमारे पड़ोसी देश में जो डिस्टरबेंस चल रहे थे उसके कारण हमारे यहाँ की कंपनियां
ज़्यादा लाइमलाइट में आ गई थी, क्योंकि बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है वहाँ पर। और चूंकि डिस्ट्रप्शन होने से, इंडस्ट्रीज में डिस्ट्रप्शंस होते हैं, सप्लाई चेन बाधित होती है, और इससे यहाँ की कंपनियों को लाभ होगा। लेकिन अब देख रहे हैं कि फिर से नॉर्मलाइज हुआ है। कंपनी में मैं जो है इसमें कुछ ही कंपनियों को जो है कह लो कि फॉलो करता हूँ, जैसे KPR मिल हो गई, नितिन स्पिनर है, वर्धमान टेक्सटाइल है। मुझे ये कंपनियां जो है रिलेटिवली बेटर लगती हैं, क्योंकि इन कंपनियों ने काफ़ी अच्छी कैपेबिलिटीज बिल्ड की हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये तीनों कंपनियों ने। और उसमें मुझे लगता है कि ये तीनों कंपनियां काफ़ी ज़्यादा राइट द टाइम, मतलब अगर कोई भी वेव फंडामेंटली अगर आती है, जैसे कि बांग्लादेश में जो डिस्ट्रप्शन है, मुझे लगता है कि इन कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। इसको मैं बहुत क्लोजली नहीं ट्रैक करता हूँ, लेकिन चार्ट देखने से ऐसा लग रहा है कि एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है, जो कि काफ़ी बुलिश होता है। गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है कि इनको 2000 से 2500 रुपए तक के भाव मिल सकते हैं। तो ये होल्ड करें तो एक स्टॉप लॉस दे दीजिए सर इनको। देखिए, स्टॉप लॉस के रूप में अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि 1580 के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर बना के रख लें। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस का लेवल है 2000 से 2500 तक के जो लेवल्स हैं वो पार्थ जी आपके लिए स्टॉक में आते हुए नजर आ सकते हैं। आप इसे होल्ड करें। अगर आपको इस सेक्टर में ही रहना है, कुछ बेटर प्रॉस्पेक्ट्स आपको चाहिए, तो 2-3 नाम और भी आपको बताए गए, नितिन स्पिनर्स और वर्धमान टेक्सटाइल जैसे, जहाँ पे फंडामेंटली और भी स्थिति काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है और बांग्लादेश में जो अनरेस्ट है उसका फ़ायदा भी इन कंपनियों को होता हुआ नज़र आ सकता है। तो बाजार में हम देख रहे हैं कि तेज़ी का रुझान है। जब हमने शो की शुरुआत करी थी तो 25,111 का जो हाई लेवल है, रिकॉर्ड हाई लेवल निफ्टी ने टच किया था, और अब 25,114.75 ये नया रिकॉर्ड हाई लेवल है जो कि निफ्टी ने अब पार कर दिया है। और 100 पॉइंट के आसपास की जो तेज़ी है वो फिलहाल निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो ये जो मजबूती देखने को मिल रही है, इसमें आपको कहाँ खरीदारी करनी चाहिए, बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट में, जिसमें HDFC स्काई की ओर से एक रोज हम एक ज़बरदस्त कॉल आपके सामने रखते हैं। हमारा खास सेगमेंट है सौदा मुनाफे का। तो सौदा मुनाफे का हमारा खास सेगमेंट, जिसमें HDFC स्काई की ओर से हर दिन आपके लिए हम लेकर आते हैं एक शानदार कॉल। इस कॉल को बताने के लिए आज मेरे परम मित्र और सहयोगी विवेक मित्तल जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए कौन सा शेयर है जो कि आज HDFC स्काई की ओर से रिकमेंड किया जा रहा है? शुक्रिया संदीप जी। और HDFC स्काई की तरफ से आज जो ट्रेडिंग कॉल है, जो आज एक इन्वेस्टमेंट के लिए कॉल है, इनफैक्ट ये है फोर्टिस, जहां पर कि उन्होंने जो लक्ष्य दिए हैं वो 646 रुपये के लिए दिए हैं और बाय रिकमेंडेशन 551 रुपये के भाव पर दी गई है। अगर हम देखें तो इसका होल्डिंग पीरियड जो रहेगा वो 11 सितंबर 2025 तक रहेगा, यानी कि करीब करीब आपको ये कॉल 1 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखना है और इस पर जो पोटेंशियल रिटर्न मिलेगा आपको करीब 17.25% का मिलेगा। तो 1 साल के लिए कॉल करीब 17.25% का रिटर्न इस कॉल पर आपको देखने के लिए मिल सकता है। एक फंडामेंटल कॉल है। अगर हम देखें तो ये ट्रेडिंग कॉल्स HDFC स्काई ऐप का एक फीचर है, जहां आप HDFC स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशन ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए QR कोड की मदद से आप HDFC स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके HDFC स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी खोल सकते हैं। चलिए विवेक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये कॉल हमें बताने के लिए कि HDFC स्काई की ओर से आज कौन सा वो स्टॉक है जो कि रिकमेंड किया जा रहा है खरीदारी के तौर पे। तो सौदा मुनाफे का हमारा खास सेगमेंट, इसको यहीं पर समेटते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बाजार में हम देख रहे हैं कि तेजी बरकरार है। बैंक निफ्टी में जरूर थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल रही है, लेकिन निफ्टी अगर आप देखेंगे तो रिकॉर्ड हाइज लगाने का जो सिलसिला है उसे बरकरार रखता हुआ दिख रहा है और उसी भारी मात्रा में आप देखिए हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का जो सिलसिला है वो भी लगातार बरकरार है। ढेरों सवाल हमारे पास पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं और भारी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। करीब 700 लोग हैं जो कि लाइव अभी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और इस शो के लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने मित्रों के साथ, अपने परिजनों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मनी 9 की पहुंच बढ़ सके और उसके साथ साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी और जो बाजार से जुड़ी हुई सटीक जानकारी मिल सके। इस बीच संजय मंडलोई, इन्होंने अपना सवाल हमारे साथ शेयर किया है। सर, इनके पास सालासर टेक्नोलॉजी के 202 शेयर हैं 18 रुपये 77 पैसे के भाव पर। क्या करूं, लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं क्या? तो सालासर टेक में सर इन्होंने जो अपना एंट्री प्राइस बताया है उसके नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1 रुपये के आसपास का इनको नुकसान हो रहा है क्योंकि आज 2% के आसपास की मजबूती है, लेकिन शेयर ट्रेड कर रहा है 17 रुपये 80 पैसे के आसपास। क्या राय होगी सर आपकी?
मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज पहले एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 16 रुपये 50 पैसा के आसपास होल्ड करिए, क्योंकि नंबर्स के लिहाज से मैं देख रहा हूँ कि कंपनी का जो है टीटीएम बेसिस पे नंबर्स अच्छे रहे हैं। लास्ट ईयर जो है 53 करोड़ अभी भी है, मतलब सेम मेंटेन किया है। जून क्वार्टर अगर आप देख लें तो थोड़ा सा जो है टेपिड था। लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 10 करोड़ और इस बार भी 10 करोड़ रुपए के करीब कंपनी ने कमाए हैं। लेकिन जिस तरह से थोड़ी सी कैपेबिलिटी बिल्टअप की है इन्होंने लास्ट के तकरीबन जो है 2 सालों में, मुझे लगता है कि उसका अभी लाभ ज़्यादा नहीं मिला है और शायद आने वाले दिनों में मिल सकता है, इसलिए एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बने रहने की सलाह होगी। चलिए, तो स्टिक स्टॉप लॉस के साथ सालासर टेक के शेयर में आप बने रहिए। स्टॉप लॉस का लेवल आपको दिया गया है 16.5 रुपये का। राहुल दास जी का सवाल ले लेते हैं। उन्होंने 2 शेयरों के बारे में पूछा सर। एक तो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी 725 रुपये, ये इनका एंट्री प्राइस है। इन्होंने क्वांटिटी नहीं बताई है। और दूसरा नाम है इमामी का, जो कि 821 रुपये का है। इन दोनों के वो टारगेट जानना चाहते हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी इनका 725 का एंट्री प्राइस है, 740 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, 15 रुपये के आसपास का मुनाफा है। टारगेट क्या होगा सर इस शेयर का? देखिए, जेएसडब्ल्यू एनर्जी मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन फेज में है। अगर आप देख लें कि कंसोलिडेशन ब्रेकआउट अगर ये वापस से 750 के ऊपर जाता है तो तकरीबन जो है 100 रुपए का एक जो है मूव आपको आने वाले टाइम पे मिल सकता है इसमें। ओके। और दूसरा नाम है इमामी का। इन्होंने अपनी जो बाइंग प्राइस बताई है वो 821 रुपये की बताई है सर। इसमें क्या टारगेट आप देख के चल रहे हैं? 841 रुपये पे फिलहाल है। देखिए, ओवरऑल अगर आप देखें कि कह लें कि अभी जो डिफेंसिव जिस तरह से काफ़ी एक्टिव है मार्केट में, बीट आईटी, फार्मा और एफएमसीजी, मुझे लगता है कि उस हिसाब से अगर आप देखें तो डेफिनेटली इसमें थोड़ी सी जो है पिकअप हो सकती है। और बहुत सारे स्टडीज भी बता रहे हैं कि शायद रूरल इनकम में थोड़ा किक हो सकता है, क्योंकि एफएमसीजी के नंबर्स अब रूरल से थोड़े थोड़े अपटिक देखने को मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी आपको 100-150 रुपये ऊपर और गुंजाइश दिखती है, एटलीस्ट इन शॉर्ट टर्म। ओके। तो इमामी में भी 100 से 150 रुपये के आसपास की और अपसाइड देखने को मिल सकती है। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी में भी 750 का लेवल पार होगा तो इसमें भी 100 रुपये के आसपास का और अप मूव देखने को मिल सकता है। गंगा सहाय जी इस बीच हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर नमस्कार। हेलो। सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? कैसे हैं आप? हाँ बढ़िया है सर। बताइए क्या जानना चाहते हैं सर? सर मैंने एक ट्राइडेंट का शेयर खरीद रखा है, मतलब कि एक शेयर नहीं है, वैसे तो ज्यादा है शेयर तो, लेकिन ये बहुत दिनों से फंस रहा है। तो अब ये कब तक निकलेगा और क्या टारगेट पकड़ेगा सर? कब लिया था सर आपने और क्या व्यू के साथ लिया था? सर मैंने 44.90 पे लिया था इसको, और मेरे को लिए लगभग 5 महीने के समथिंग हो गए। ओके 5 महीने हो गए हैं और शेयर आपने 45 रुपये के आसपास लिया है और अभी कारोबार हो रहा है 37.5 रुपये के आसपास, यानी कि मोटा मोटी 7.5 रुपये के आसपास का आपको लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपने जब खरीदा था सर आपने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया था उस समय? नहीं सर, नहीं स्टॉप लॉस नहीं लगाया मैंने। अच्छा, आप कितना होल्ड कर सकते हैं? कितना समय आपके पास? अब सर होल्ड तो कर ही रखा है, जब तक होगा तब तक ठीक है, लॉस लेके नहीं जाऊंगा सर। ठीक है सर, लॉस नहीं लेना चाहते हैं। सर 5 महीने से होल्ड कर रहे हैं, 7.5 रुपये के आसपास का इनको लॉस हो रहा है। लॉस लेना नहीं चाहते हैं, कितना और होल्ड करना पड़ेगा जब तक इनका प्राइस आ जाएगा ये 44.90 का? तो देखिए, अभी हम लोग यूएस की बात कर रहे थे और यूएस यूरोप में ट्राइडेंट जो है टॉवल बनाती है या फिर होम फर्निशिंग की बहुत सारी चीज़ें बनाती है कंपनी। पेपर प्रोडक्ट्स भी है और जैसा कि सिग्नल दे रहे हैं फेड के चेयर की, अब वहाँ पर सॉफ्टन हो सकते हैं इंटरेस्ट रेट, और अगर सॉफ्टन होते हैं तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट टेक्सटाइल पर भी आएगा, क्योंकि लोगों के पास पैसे होंगे जो कि खर्च कर सकते हैं। लोगों की इनकम भी बढ़ सकती है क्योंकि रोजगार बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट कम होने से बहुत सारी चीज़ें इकोनॉमी में होती हैं। और इन कंपनियों का जो कि यहाँ से टेक्सटाइल बेचते हैं उनका भी अच्छा होगा। आप देखें कि काफ़ी दिनों से एक कंसोलिडेशन में है, डिस्क्लोजर ही हमारे पास शेयर है। मुझे लगता है कि एंड आई एम लुकिंग टू जो है इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा और अगर करेक्ट होता है तो इसमें और मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 50-55 रुपए तक हो सकते हैं प्राइस, लेकिन थोड़ा वेटिंग पीरियड हो सकता है ज़्यादा हो। यहाँ से लेकर थोड़ा भी करेक्शन हो तो इसमें एवरेज आउट किया जा सकता है इसको।
ओके, तो गंगा सहाय जी, आप चाहें तो अगर आपके पास बैंडविड्थ है या आपके पास पैसा है, तो आप चाहें तो कोई गिरावट होती है तो इसमें और भी ऐड करके चल सकते हैं। 5 महीना आपने होल्ड किया है, थोड़ा सा अगर आप वेटिंग पीरियड अपना बढ़ा लेते हैं, होल्डिंग पीरियड बढ़ाते हैं, तो 50-55 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो भी स्टॉक में आ सकते हैं। तो गिरावट पर खरीदिए और ऊपर में 50-55 रुपये तक शेयर जा सकता है, ऐसा हमें संतोष सर बता रहे। तो कोई ऐसी घबराने या चिंता करने की बात नहीं है, गिरावट में आपको इसमें और ऐड करके चलना है। इस बीच कोपर मनोज जी, जिन्होंने अपना सवाल हमारे यूट्यूब पेज पर डाला है, अपोलो पाइप के 30 शेयर 700 रुपये पर हैं, 2 ईयर के लिए क्या करें? 2 साल का नजरिया है सर। अपोलो पाइप, इनके पास 700 रुपये का प्राइस है, लेकिन शेयर आ चुका है 602 रुपये के आसपास, तो पर शेयर करीब 100 रुपये के आसपास का लॉस हो रहा है। 30 क्वांटिटी है तो मान सकते हैं कि 3000 के आसपास का घाटा इनको हो रहा होगा, लेकिन 2 साल का व्यू है, क्या इनका प्राइस आ जाएगा ऊपर में? क्या टारगेट और ऊपर की ओर भी जा सकते हैं? देखिए, नंबर्स थोड़े से जो है कह लें कि जितनी उम्मीद थी उस हिसाब से नंबर्स नहीं आए, अदरवाइज थोड़े नंबर ठीक हैं, बट वो किक नहीं मिल रहा है नंबर्स में ज़्यादा, क्योंकि कंपनी के स्टॉक प्राइस अगर आप देखें 64 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे है, ईवी एबिटा 26 टाइम पे है, तो महंगा है स्टॉक, जो सस्ता नहीं है। मुझे लग रहा है कि लास्ट के तकरीबन जो है 2 सालों में कंपनी ने मोर देन 100 करोड़ रुपीज़, अगर आप देखें आई थिंक 130 करोड़ रुपीस के आसपास अपनी कैपेबिलिटीज बिल्ड करने के लिए लगाए हैं पैसे। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे इसका लाभ मिलेगा, बट थोड़ा सा होल्डिंग पीरियड ज़्यादा होगा, क्योंकि अर्निंग्स में जब तक जो है थोड़े इजाफा नहीं होता है तब तक मार्केट आपको उतनी तवज्जो नहीं देता है। तो मुझे लगता है कि आप होल्ड करें, अच्छी कंपनी है, जो है आने वाले टाइम पे इसमें एक और मिल सकते हैं। चलिए, तो आप अपोलो पाइप को होल्ड करके चलिए, अच्छी कंपनी है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। भले ही आपको 100 रुपये के आसपास का लॉस हो रहा है, लेकिन होल्ड करके चलिए। अवनीश चौधरी जी इस बीच मुजफ्फरपुर बिहार से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, स्वागत है आपका मनी 9 पर। नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए, क्या जानना चाहते हैं? सर, मैं आपका एपिसोड पिछले 8 महीने से लगातार मनी 9 का प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहुत अच्छा हेल्प होता है। बहुत धन्यवाद सर। तो आपने पैसा कमाया फिर स्टॉक मार्केट से? जी सर, मैंने 2 लाख रुपए इरेडा से ही कमाए थे। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बताइए। 280 पर मैंने बेच दिया था और फिर से एंट्री कर लिया था, तो इसमें लगभग 2 महीने हो गए हैं, मोमेंटम बन रहा है फिर डाउन हो रहा है, तो इसमें क्या किया जाए सर? तो अभी की आपकी एंट्री 280 रुपये की है? जी सर। ओके। और एक शेयर एनबीसीसी है सर, तो उस पे थोड़ा व्यू जानना था, उसमें बोनस पे वगैरह का बताया गया, तो वो भी शेयर मेरे पास 100 शेयर है। ठीक है, लिया 196 पे। ठीक है, आपके पास 196 पे है आपने बोला। ठीक है, एनबीसीसी पे तो हम बजिंग स्टॉक्स में चर्चा करेंगे। जैसे आपने कहा कि बोनस को लेकर न्यूज़ फ्लो है जो कि स्टॉक को ड्राइव करता हुआ नजर आ रहा है, तो बजिंग स्टॉक्स में उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इरेडा आपने कहा कि 280 रुपये पे आपने दोबारा एंटर किया है, एक बार आप इसमें मुनाफा ले चुके हैं। 280 वाला सर 255 रुपये पर आ गया है, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, इरडा जो है अगर आप देखें वैल्यूएशंस के लिहाज से तो काफ़ी महंगा शेयर है, और काफ़ी महंगा रहा है शुरू से, और बढ़ते जा रहा है, काफ़ी महंगा रहा है, क्योंकि रिन्यूएबल स्पेस एक ऐसी स्पेस है, अगर आप किसी भी चीज़ में रिन्यूएबल्स लगा हो तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है उसको वैल्यूएशन देने लग जाता है, या फिर ईवी लगा हो अगर किसी भी चीज़ में तो उसको देने लग जाता है, या फिर माइक्रोचिप लगा हो तो देता है। तो नई तरह की चीज़ें करने में मार्केट लगता है उनको ज़्यादा वैल्यूएशन देता है। मुझे लगता है कि मैं तो काफ़ी अवॉइड करता हूँ जहाँ पर कि वैल्यूएशन मुझे समझ में नहीं आते हैं या ज़्यादा होते हैं। इरेडा और एनबीसीसी जो दोनों इन्होंने मुझे मतलब क्वेश्चन किया है, और दोनों मेरी समझ के बाहर है। मैंने कभी रिकमेंड नहीं किया है इन दोनों स्टॉक्स को, बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशंस, बिकॉज द बिजनेस लाइन एनबीसीसी की मार्जिन बहुत कम है और इस कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी महंगा है। तो ये दोनों की चीज़ों के कारण जो है मैं तो अवॉइड करता हूँ। चलिए सर, अवॉइड करने की राय है वो फेयर इनफ है, लेकिन इन्होंने 280 पे लिया है, टेक्निकल बेसिस पे ही अब 255 पे आ गया, क्या करें? ये कोई स्टॉप लॉस तो बता दीजिए इनको। तो देखिए, टेक्निकल्स पे मुझे लग रहा है कि 257-58 के ऊपर अगर निकलता है ये स्टॉक तो इसमें एक मोमेंटम डेफिनेटली बनेगा, और फिर हो सकता है कि इनके भाव आ जाएं। और चूंकि फंडामेंटल से मैं उतना आश्वस्त नहीं हूं, तो मेरे पास अगर होता तो मैं तो भाव आने से निकल जाता। ओके सर, एक स्टॉप लॉस दे दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है। देखिए, स्टॉप लॉस के रूप में अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है कि 248 होगा, चूंकि बहुत नीचे होगा, 40 रुपये नीचे
मोर देन 15% के आसपास होगा। तो मुझे लगता है कि वो काफी बड़ा हिट होगा, लेकिन 248 लिख रहा है कि चार्ट पर एक स्टॉप लॉस है। पहले स्टॉप लॉस था तकरीबन 260 के आसपास, तो वो तो चला जा चुका है। लेकिन अब मुझे लगता है कि 248 के नेक्स्ट स्टॉप लॉस होंगे। ठीक है सर, मैं इसलिए आपसे बार बार स्टॉप लॉस के लिए गुजारिश कर रहा था, ताकि ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो करीब 25 रुपये के आसपास का लॉस इनको हो चुका है। अब इनका लॉस और ज़्यादा आगे ना बढ़े, क्योंकि ये होल्ड करते रहेंगे इसी एंटिसिपेशन में कि इनका भाव आएगा तो ये निकल जाएंगे। इसलिए कम से कम ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो अपना जो घाटा हो रहा है जो भी, उसे लेकर निकल जाएंगे, तो इनका जो लॉस है वो लिमिटेड होता हुआ नजर आएगा अगर स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट आने की आशंका बढ़ती है तो। इस बीच रोहित जी ने अपना सवाल जो हमारे साथ शेयर किया है उसमें हम ले लेते हैं, फिर हम बजिंग स्टॉक्स की ओर बढ़ेंगे। प्लीज़ सर टेक माय क्वेश्चन, ये कह रहे हैं। और सर इनका जो सवाल है वो बालू फोर्ज को लेकर, आई डोंट नो कि आप स्टॉक को ट्रैक करते नहीं करते हैं, तो रोहित जी मैं कोशिश करता हूं कि अगर ये सर ट्रैक करते होंगे तो इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। 27 शेयर इनके पास है सर 516 रुपये के भाव पर, और इनको इस शेयर में मुनाफा भी हो रहा है क्योंकि 516 पे इनकी एंट्री है और शेयर अभी 778 रुपये के आसपास चल रहा है, तो अच्छे खासे गेन पे ये बैठे हैं। और दूसरा नाम इन्होंने जो बताया है वो है GRSE यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स का। ये इनके पास 9 शेयर हैं 1941 रुपये के भाव पर। इसमें ये जानना चाहते हैं कि इसको होल्ड कर दें या सेल करें, इसमें इनको घाटा हो रहा है। हाँ, तो बालू फोर्ज की बात करते हैं। मुझे लगता है कि बालू फोर्ज के नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, और कंपनी जो है फ्यूचर कैपेबिलिटीज बिल्ड करने के लिए CWIP इनके पास है। मतलब जितना है उससे मोर देन 2 टाइम्स ज़्यादा कैपेबिलिटीज बिल्टअप करेगी कंपनी के बैलेंस शीट को देख के ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा वैल्यूएशन महंगे डेफिनेटली हैं, लेकिन कंपनी ऑटो कंपोनेंट, क्रैंक शाफ्ट बनाती है, फोर्ज कंपोनेंट बनाती है, और मुझे लग रहा है कि न्यू एनर्जी की तरफ भी उसके भी जो है पार्ट्स बनाती है। कंपनी के अगर देख लें रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल तो अच्छे हैं। मुझे लग रहा है कि होल्ड करके रखें, और चूंकि स्टॉक में इतना बड़ा जंप ऑलरेडी आ चुका है कि स्टॉप लॉसेस कहीं आसपास नहीं दिख रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ कि स्टॉप लॉस के लिए आपको लगाना चाहिए परसेंटेज वाइज। जब जब आपको कहीं भी लैंडमार्क नहीं मिलता हो तो ऊपरी भाव से अगर ज़्यादा ना छोड़ दे, 5 to 7% आप पकड़ लें, वो आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं टैक्टफुली। रीच पे सर, गार्डन रीच पे क्या राय होगी सर? हाँ, गार्डन रीच, देखिए गार्डन रीच बिल्डर्स में इस बार अगर आप देखें नंबर्स के लिहाज से, तो प्राय डिफेंस की कंपनियों, रेलवे की कंपनियों थोड़ा निराश किया है। मे भी हो सकता है वन ऑफ दी हो, क्योंकि लास्ट क्वार्टर कंपनी ने 91 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया था, इस बार 56 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया है। और कह लें कि अदर इनकम 74 करोड़ है। मिला जुला कर अगर आप देखें नेट प्रॉफिट पे 87 करोड़ है, जो कि लास्ट क्वार्टर 112 करोड़ था। ये थोड़ा सा निराशा हुई है जरूर, और हमने काफ़ी निचले स्तरों पर एक बार बोला था आप ही के चैनल पर, लेकिन उसके बाद जब बहुत तेज से स्टॉक में जो गेन आया, उसमें बहुत सारे लोग पूछते थे, हम लोग बराबर ये मना करते थे कि कभी भी दौड़ती हुई चीज़ों पर ज़्यादा कूद के नहीं जाना है आपको। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास अगर है तो होल्ड कर लें, क्योंकि प्रोस्पेक्ट्स जो है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स डिम नहीं हुए हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स में एज सच कोई चेंजेस नहीं आए हैं, ऑर्डर बुक कोई डिप्लीट नहीं हुई है। तो इन सब तमाम चीज़ों के मद्देनज़र लगता है कि फिर से जब भी राइट मार्केट कंडीशंस होंगी तो फिर से स्टॉक में तेज़ी आएगी, तो होल्ड करने की सलाह होगी। शेयरों पर HDFC स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें HDFC स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए QR कोड को स्कैन करें।